कार की खिड़की से पीछे छूटते पेड़ों को देखते हुए अनन्या के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थमी हुई थी जिसे दुनिया की कोई भी चिंता मिटा नहीं सकती थी। शादी के पूरे 4 महीने बाद वह अपने मायके जा रही थी। बगल में ट्रेवी सीट पर बैठे उसके पति आर्यन बार बार उसे तिरछी नजर से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैडम, थोड़ा धीरे मुस्कुराइए वरना गाल दुखने लगेंगे, आर्यन ने छेड़ते हुए कहा। वैसे एक बात बताऊं, अब तुम वह अनन्या नहीं रही जो 4 महीने पहले इस घर से विदा हुई थी। देखना, तुम्हें अपना ही घर बदला बदला सा लगेगा। अनन्या ने हंसते हुए जवाब दिया। आर्यन, आप कुछ भी कह लीजिए, वह मेरा घर है, मेरा मायका। वहाँ की हर ईंट मुझे पहचानती है। वहाँ कुछ नहीं बदल सकता। माँ के हाथ की अदरक वाली चाय और पापा का वह पुराना रेडियो, सब वैसा ही होगा। मैं वहाँ आज भी वही जिद्दी अनन्या हूँ। आर्य ने गियर बदलते हुए कहा। हम देखते हैं। सुना है शादी के बाद लड़कियों के लिए मायका एक हॉलिडे डेस्टिनेशन बन जाता है जहाँ वह रिलैक्स करने जाती है, लेकिन घर वाला अधिकार धीरे धीरे कम हो जाता है। अनन्या ने इस बात को हवा में उड़ा दिया। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही वह घर पहुंचेगी वह अपना बैग सोफे पर फेंकेगी और माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाएगी। उसे कोई काम नहीं करना होगा, बस हुक्म चलाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह शादी से पहले करती थी। गाड़ी अनन्या के बचपन के घर शांति कुंज के लोहे वाले गेट पर रुकी। गेट की आवाज सुनते ही अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर का नजारा वही था, लेकिन कुछ अलग भी था। बरामदे में लगी तुलसी थोड़ी सूख गई थी और पापा की आराम कुर्सी पर एक नई गद्दी बिछा दी गई थी। अनन्या गाड़ी से उतरी और दौड़कर अंदर भागी। सामने उसकी माँ सविता जी और पापा रमेश बाबू खड़े थे। सविता जी ने आरती की थाली सजा रखी थी। अनन्या को यह थोड़ा औपचारिक लगा। पहले जब वह कॉलेज या ट्रिप से आती थी तो वहां सीधे गले लगती थी, आरती नहीं उतारी जाती थी। पर शायद नई नई शादी का शगुन था। आरती के बाद अनन्या ने माँ को कसकर गले लगा लिया। उस गंध को, हल्दी और पुराने इत्र की मिली जुली खुशबू को उसने अपनी सांसों में भर लिया। कैसी है मेरी गुड़िया? सविता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत अच्छी हूँ माँ, आपकी बहुत याद आती थी। अनन्या की आंखें भर आई। अंदर ड्राइंग रूम में बैठते ही अनन्या ने अपनी आदत के अनुसार जोर से आवाज लगाई। भाभी, एक गिलास ठंडा पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। उसकी भाभी रिया, जो किचन में थी, तुरंत पानी लेकर आई, लेकिन पानी स्टील के गिलास में नहीं था, बल्कि ट्रे में सजे कांच के गिलास में था। साथ में बिस्किट भी थे। अनन्या ने पानी पिया और हंसते हुए कहा, अरे भाभी, ये कांच का गिलास क्यों? मैं कोई मेहमान हूँ क्या? वो मेरा स्टील वाला लोटा कहाँ गया? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी, आप अब मेहमान ही तो हैं, और वैसे भी वो स्टील वाला लोटा तो अब स्टोर रूम में रख दिया है। आपकी शादी के बाद रसोई की सफाई की थी ना, वो तो पुराने बर्तन हटा दिए। अनन्या को हल्का सा धक्का लगा। उसका लोटा पुराना बर्तन हो गया। थोड़ी देर बाद अनन्या अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैं जरा फ्रेश हो लूं, फिर गप्पे मारेंगे। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, वह ठिठक गई। वह कमरा, जिसकी दीवार पर कभी उसके बनाए पेंटिंग्स टंगे रहते थे, अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारें नई पुत चुकी थी। उसका स्टडी टेबल वहां से गायब था और उसकी जगह एक सिलाई मशीन रखी थी। बेड पर नई चादर थी और अलमारी में, जहाँ उसके कपड़े ठुसे रहते थे, अब सर्दियों की रजाई और कंबल रखे थे। अनन्या का कमरा अब अनन्या का कमरा नहीं, बल्कि एक गेस्ट रूम या स्टोर रूम जैसा लग रहा था। उसे आर्यन की बात याद आ गई। देखना, तुम्हें अपना ही घर बदला बदला सा लगेगा। उसने अपना बैग एक कोने में रखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपना सामान कहाँ निकाले। अलमारी तो भरी हुई थी। उसे पहली बार अपने ही घर में संकोच हुआ। दोपहर के खाने पर सविता जी ने अनन्या की पसंद का राजमा चावल बनाया था। अनन्या डाइनिंग टेबल पर बैठी। उसे उम्मीद थी कि माँ अपने हाथों से खिलाएगी, लेकिन सविता जी मेहमानों की तरह आर्यन की प्लेट में बार बार खाना परोस रही थी और अनन्या से पूछ रही थी, बेटा, नमक ठीक है ना? ससुराल में जैसा खाती हो वैसा बना है या नहीं? अनन्या का निवाला गले में अटक गया। माँ को कब से उसके स्वाद पर शक होने लगा। माँ, आपके हाथ का स्वाद दुनिया में सबसे बेस्ट है, आप क्यों पूछ रही हैं? अनन्या ने कहा। सविता जी फीका सा मुस्कुरा दी। पता नहीं बेटा, 4 महीने हो गए,
अब तो तुझे वहां के मसालों की आदत हो गई होगी। खाना खाने के बाद आर्यन को थोड़ा काम था तो वह अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। अनन्या को लगा कि यही सही वक्त है माँ के साथ अकेले बैठकर बातें करने का। वह रसोई में गई। सविता जी बर्तन धो रही थी। अनन्या ने देखा कि माँ की चाल थोड़ी धीमी हो गई है। वह सिंक के पास खड़ी होकर बर्तनों को बहुत धीरे धीरे बांध रही थी। माँ, लाओ मैं कर देती हूँ, अनन्या ने आगे बढ़कर कहा। अरे नहीं नहीं, सविता जी ने लगभग हाथ झटक दिया। तू क्यों करेगी? तू तो मायके आई है, आराम कर। मेहमानों से तो काम थोड़ी करवाते हैं। जा अपने कमरे में एसी चलाकर सो जा। मेहमान, यह शब्द आज दूसरी बार अनन्या के कानों में चुभा था। अनन्या जिद करके वहीं स्लैब पर बैठ गई। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा सुनो, शाम को गाजर का हलवा बनाओगी? बहुत मन कर रहा है। सविता जी का चेहरा एक पल के लिए बुझ गया, फिर तुरंत चमक आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी गुड़िया को गाजर का हलवा पसंद है तो जरूर बनेगा। मैं अभी गाजर घिसने बैठ जाती हूँ। शाम को अनन्या हॉल में टीवी देख रही थी। उसे रसोई में घिस घिस की आवाज आ रही थी। उसे लगा माँ गाजर घिस रही हैं। अचानक आवाज बंद हो गई और एक हल्की सी राहने की आवाज आई। आहा! अनन्या चौंक गई। वह दबे पांव रसोई की तरफ गई। दरवाजे की ओर से उसने जो देखा, उससे उसका दिल पसीज गया। सविता जी जमीन पर बैठी थी, कद्दूकस उनके सामने रखा था। वह अपना बायां हाथ अपने दाहिने घुटने पर रखकर जोर जोर से दबा रही थी। उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी हुई थी। वह बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने दीवार का सहारा लिया। बड़ी कठिनाई से खड़ी हुई। एक दर्द निवारक बाम अपने घुटनों पर मलकर फिर से कुर्सी पर बैठकर गाजर घिसने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसकी शादी से पहले भी माँ को गठिया की हल्की शिकायत थी, लेकिन तब अनन्या अपनी कॉलेज और दोस्तों की मस्ती में इतनी व्यस्त थी कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आज माँ इस दर्द में भी सिर्फ इसलिए काम कर रही थी क्योंकि उनकी बेटी मेहमान बनकर आई थी और उसने फरमाइश की थी। अनन्या को आर्यन की कही बात का असली मतलब अब समझ आ रहा था। मायका बदलता नहीं, बस वहाँ हमारा किरदार बदल जाता है। हम वहां से लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बनने चाहिए। यह उसे आज समझ आया। अनन्या ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लाकर रसोई में दाखिल हुई। अरे माँ, यह क्या कर रही हो? अभी तक घिस रही हो, अनन्या ने जानबूझकर थोड़ी मजबूती से कहा। सविता जी ने हड़बड़ाकर दर्द छिपाने की कोशिश की। बस बेटा, हो गया, तू जा, अभी बनाती हूँ। अनन्या ने सविता जी के हाथ से कद्दूकस छीन लिया। रहने दो माँ, मेरा मन बदल गया है। सविता जी हैरान रह गई। क्या हुआ? तुझे तो बहुत पसंद था ना। अनन्या ने माँ को पकड़कर कुर्सी से उठाया और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाया। फिर एक गिलास पानी दिया। पसंद तो है, आज मैं बनाऊंगी। मैंने ससुराल में एक नई रेसिपी सीखी है, गाजर के हलवे की। मैं चाहती हूँ कि आप और पापा उसे टेस्ट करो और बताओ कि मैं पास हुई या फेल। लेकिन बेटा, तू थक जाएगी। माँ अनन्या ने से थोड़ा अधिकार जताते हुए कहा। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई महारानी नहीं। और आप बूढ़ी रही है बात, आपने मुझसे क्यों छिपाई? आपके घुटनों में इतना दर्द है, फिर भी आप लगी हुई हो। सविता जी की आंखें भर आई। छिपाया नहीं बेटा, बस सोचा कि तू इतने दिनों बाद आई है, तुझे क्या अपनी बीमारी का रोना रो। तुझे इतना खुश देखना चाहती थी। अनन्या ने माँ के घुटनों पर हाथ रखा। माँ, मेरी खुशी आपके हाथ के हलवे में नहीं, आपके आराम में है। मैं यहाँ सिर्फ अपना बचपन जीने नहीं आई हूँ, मैं यह देखने आई हूँ कि मेरे जाने के बाद अब अपना ख्याल रख रही हो या नहीं। अनन्या ने रिया को आवाज दी। भाभी प्लीज, आप भी माँ के पास बैठो, आज किचन मेरी जिम्मेदारी। उस शाम रसोई में अनन्या थी। उसने गाजर घिसी, दूध उबाला और हलवा बनाया। पसीना उसके माथे पर था, थकान उसके पैरों में थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। उसे आज महसूस हो रहा था कि अब वह बच्ची नहीं रही, अब वह एक ऐसी औरत बन गई है जो दो घरों की दूरी है। रात को खाने की मेज पर जब अनन्या ने हलवा परोसा तो रमेश बाबू ने पहली चम्मच खाते ही कहा, अरे वाह, यह तो बिल्कुल सविता के हाथ जैसा स्वाद है। पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी बिटिया ने बनाया है। आर्यन ने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नया सम्मान था। वह समझ गया था कि अनन्या ने आज क्या महसूस किया है। सोने से पहले अनन्या अपने गेस्ट रूम में गई
अब उसे वह कमरा पराया नहीं लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि कमरे बदलते हैं, जगह बदलती हैं, लेकिन प्यार नहीं बदलता। बस उस प्यार को जताने का तरीका बदल जाता है। सविता जी धीरे धीरे चलकर अनन्या के कमरे में आई। उनके हाथ में एक पुराना संदूक था। बेटा, सो गई क्या? नहीं माँ, आइए ना। सविता जी बिस्तर के किनारे बैठ गई। उन्होंने संदूक खोला। उसमें अनन्या की बचपन की कुछ चीजें थी। उसका पहला स्कूल रिपोर्ट कार्ड, एक टूटी हुई गुड़िया और वह स्टील का लोटा जिसके लिए अनन्या दोपहर में पूछ रही थी। यह ले। सविता जी ने वह लोटा अनन्या के हाथ में थमा दिया। मैंने इसे स्टोर रूम में निकलवा लिया है। मुझे लगा था कि तू अब बड़ी हो गई है, शहर में रहती है, तो तुझे यह सब पुराने तरीके पसंद नहीं आएंगे। मुझे लगा कि तू बदल गई होगी। अनन्या ने उस लोटे को सीने से लगा लिया। माँ, लड़कियां ससुराल जाकर तौर तरीके बदलती हैं, पर अपनी जड़ें नहीं बदलती। मैं आपके लिए हमेशा वही जिद्दी अनन्या रहूंगी। सविता जी ने अनन्या का माथा चूमा। जानती हूँ, पर आज तुझे रसोई में काम करते देख और मेरी तकलीफ समझते देख मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी अब सचमुच बड़ी हो गई है। तूने आज मुझे आराम देकर जो खुशी दी है, वो उस हलवे से कहीं ज्यादा मीठी थी। अगले दिन जब अनन्या वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठी, तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये बिछड़ने का गम नहीं था, यह एक संतोष था। आर्य ने गाड़ी स्टार्ट की और पूछा, तो कैसा लगा मायका? बदला बदला सा? अन्य ने मुस्कुराई। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ सविता जी और रमेश बाबू गेट पर खड़े हाथ हिला रहे थे। घर तो वही था, आर्यन, बस देखने वाली नजर बदल गई थी। पहले मैं वहां हक जताने जाती थी, इस बार मैं वहां फर्ज निभाने गई थी। और सच कहूं, यह वाला सुकून बचपन वाले सुकून से कहीं ज्यादा बड़ा है। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन अनन्या जानती थी कि अब उसे मायके जाने के लिए किसी मुहूर्त या जरूरत का इंतजार नहीं करना होगा। अब वह वहां अपनी माँ की लाठी बनने जाएगी, मेहमान बनने नहीं। क्योंकि बेटियां पराई होकर भी कभी पराई नहीं होती, वे बस प्यार के एक नए रूप में ढल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।